सीपी जोशी ने संभाली प्रदेश बीजेपी की कमान। बीजेपी के नए कप्तान ने लिया जीत का संकल्प। तेईस की जंग के लिए सीपी जोशी का बड़ा प्लान। सीपी जोशी की हुंकार, मिलकर करेंगे काम, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपका पूरा समर्थन हम इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए किया शंखनाद। कांग्रेस का पलटवार, मोहरे बदलने से कुछ नहीं होता है। मोहरे बदलने से सरकारें में नहीं आया जाता है। सरकार में तब आया जाता है जब प्रतिपक्ष मेहनत करे, जनता के बीच में उसका दिल जीते, उसके जो समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करे। बीजेपी के नए कप्तान कांग्रेस को देंगे चुनौती। नया दांव कितना दमदार। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी यानी कि सीपी जोशी ने प्रदेश मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और संतों की मौजूदगी में पदभार ग्रहण कर लिया। इसके साथ ही अपने संबोधन में सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं को अब एकजुटता का संदेश दिया, तो वहीं यह भी साफ किया कि केंद्र की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं, किसी नेता के पोस्टर नहीं, केंद्र की योजनाओं के पोस्टर लगाने चाहिए। वहीं यह भी साफ किया कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के दम पर ही राजस्थान में सत्ता में लौटेगी। किसी प्रदेश के नेता का नाम उन्होंने नहीं लिया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह दावा भी किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने जितने विधायक भी नहीं आएंगे। तो साथ ही कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया, कहा कि सिर्फ मोहरे बदलने से सत्ता नहीं मिलेगी, लेकिन सीपी जोशी के इस पदभार ग्रहण करने के साथ ही कार्यकर्ताओं में कितना जोश और ज्यादा वे बढ़ा पाएंगे और इसे जीत में कैसे तब्दील करेंगे, ये उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश बीजेपी के 15वें अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया, तो 7वें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कुर्सी संभाली। अब सवाल इस बात को लेकर के कि क्या नए कप्तान के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, नए कप्तान की ताजपोशी क्या बीजेपी को जीत दिलाएगी राजस्थान में? सवाल नंबर 2, एकजुटता का संदेश कितना सफल होगा? और सवाल नंबर 3, बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? इन सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद हैं आज की चर्चा के लिए, और उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ रामलाल शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और साथ ही प्रवक्ता प्रदेश के। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। साथ ही ओम सैनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले रामलाल शर्मा जी, आप ही से हम शुरुआत करेंगे। आखिरकार नए कप्तान की ताजपोशी तो हो गई है, सीपी जोशी ने कमान संभाल ली है, लेकिन उसके बावजूद चुनौतियां कम नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले, जैसे कि आपके नेता भी कह रहे हैं कि 6 महीने का वक्त बचा है, उससे ठीक पहले नए कप्तान का आना जीत दिलाएगा बीजेपी को? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी एक फेडरलिस्ट पार्टी है और उसका प्रदेश से लेकर नीचे पन्ना प्रमुख तक एक केडर बना हुआ है। ये सही है कि ये लगभग 8 महीने बाकी बचे हैं चुनाव के अंदर। नए प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। जहां चुनौतियों की बात आप कर रहे हो, चुनौती हमारे सामने सिर्फ एक ही है, और वो है कि कांग्रेस को सत्ता से कैसे हटाएं। इसके अलावा जो चर्चा मीडिया के माध्यम से है या कांग्रेस के नेता करते हैं, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं, एकमुखी हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस की तरह हमारी पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है, एक वंशवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक, एक संवैधानिक एक ढांचा बना हुआ है पार्टी का। उस ढांचे के अनुसार ही हमारे कार्यक्रम तय होते हैं, उस ढांचे के अनुसार ही हमारे अध्यक्ष परिवर्तन होते हैं, और उस ढांचे के अलावा अनुसार ही हमारे कार्यकर्ता नीचे धरातल तक काम करते हैं।
इसलिए चुनौतियों की चर्चा कई कांग्रेस के नेता करते हैं कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी है, बीजेपी अनेक टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, अनेक गुटों के अंदर बटी हुई है। हमारा एक ही गुट है और उस गुट का नाम है भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल। सब उस गुट के नीचे है, उसके ऊपर कोई नहीं है। इसलिए आने वाले समय के अंदर दो प्रकार के कार्य हमारे को करने हैं। एक, राजस्थान सरकार की नाकामियों जनता तक हमें पहुंचानी है, और दूसरा, मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां रही है उन उपलब्धियों को भी नीचे धरातल तक, जमीन तक लोगों को बताना है। क्या अब नए प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी होगा? देखिए हेमंत जी, जितनी हमें आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठ के जो तय करेंगे किन किन कार्यकर्ताओं को दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है उस आधार के ऊपर तय होगा। ये नहीं है कि कांग्रेस की तरह सर्कस की हमारे पार्टी नहीं है कि जो कोई अध्यक्ष आएगा वो अपनी कार्यकारिणी लेके आएगा और जो कोई अध्यक्ष आएगा वो अपनी कार्यकारिणी साथ लेके चले जाएगा। ये कांग्रेस की कल्चर है, बीजेपी का कल्चर नहीं। लेकिन रामलाल जी, एक और सवाल जानना चाहता हूं, उसके बाद मैं अगले मेहमानों पर जाऊंगा। आज मंच से ये संदेश भी दिया गया कि अब पार्टी में सब कुछ ठीक है, एकजुट है, और ये भी बताया गया कि जो नहीं आए हैं वो क्यों नहीं आए हैं। वसुंधरा राजे से लगा करके तमाम नामों का जिक्र मंच से किया गया, खुद आपके संगठन महामंत्री की तरफ से कहा गया। मेरा सवाल यह है कि क्या ये चीजें अब बदलेंगी? बीजेपी में कुछ और ज्यादा जोश, ऊर्जा का संचार इससे कार्यकर्ताओं में आएगा? देखिए, आज नव नियुक्त अध्यक्ष जी ने अपना कार्य ग्रहण किया है आज, और आज के बाद में जैसा अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन के अंदर भी कहा कि आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पिछले 8 साल 9 साल के अंदर जो काम मोदी जी की सरकार ने किए, चाहे वो राम मंदिर का काम हो, धारा 370 का काम हो, जल जीवन मिशन का काम हो, ट्रिपल तलाक का काम हो, या अन्य डेवलपमेंट की जो योजना है उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। तो आने वाले समय के अंदर हम ये पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हर कार्यकर्ता की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और हमारा काम जो है वो संगठन का काम एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाना। लेकिन आपने केंद्र सरकार के काम ही गिनाए, आपकी पहले जो सरकार रही, क्या उसके कोई अच्छे काम नहीं थे जो आप जनता के बीच में लेकर के जाएंगे इन चुनाव में? देखिए, तुलनात्मक दृष्टि से जब हम बात करेंगे तो हम उन योजनाओं का जिक्र भी करेंगे जो हमारे शासनकाल के अंदर 2013 से 18 तक थी, जिन योजनाओं को इन्होंने बहुत लंबे समय तक बंद रखा, चाहे भामाशाह योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री दुग्ध योजना हो, चाहे निर्माण श्रमिक योजना हो, चाहे बिजली की सब्सिडी योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा रसोई योजना हो, वो तमाम उन योजनाओं का भी हम जनता को बताने का काम करेंगे कि हमारी ये वेलफेयर की योजनाएं थी और इनको इस सरकार ने आते ही कई वर्षों तक बंद रखने का काम किया। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष ने जो है पदभार ग्रहण किया और पहले दिन ही यह कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे। एक तरीके से उन्होंने कहा कि फॉर्च्यूनर में बैठने लायक भी सदस्य नहीं बचेंगे कांग्रेस के पास। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा कि जो है चेहरा बदलने से, प्रदेश अध्यक्ष बदलने से कोई सत्ता प्राप्त नहीं होती है। ये तो आपके अभी जो रामलाल शर्मा जी खुद ही बोल रहे थे कि सत्ता में आने के लिए ये खुद ही प्रदेश अध्यक्ष पर निर्भर नहीं है, उनसे भी इनको कोई आशा नहीं है। ये तो अपने कैडर की बात गिना रहे थे। दूसरी बात ये जो इन्होंने कही कि इनके सामने केवल एक चुनौती है सत्ता प्राप्त करने की, और अभी सत्ता प्राप्त करने की चुनौती आप छोड़िए, आपको तो जनता जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भूल जाती है कि प्रधानमंत्री जी जो वादा करके आए थे महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का, उस चुनौती से जनता आज जूझ रही है। और सर्वाधिक बेरोजगारी और जो महंगाई है वो मोदी शासनकाल में देखने को मिली। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको यह भी बताना होगा जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे महंगाई और बेरोजगारी के साथ में राजस्थान की जनता से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का, एक सांसद जिसमें इनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल है, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शामिल है, उन्होंने भी वादा प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं गिनाया और राजस्थान की जनता के लिए केंद्र सरकार से एक योजना नहीं ला पाए। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सारे नेता, पूरी जनता ये कह के थक गई कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें जो अनुपात, चाहे जल जीवन मिशन की जो ये बात कर रहे थे, 50 का जो खर्चा है वो 50% राजस्थान को भुगतना है, उसमें थोड़ी राहत दिलवाइए और 90-10 करवाइए। एक नेता भारतीय जनता पार्टी का नहीं बोलता जाकर के केंद्र में। इसलिए चुनौती इनके सामने एक ही है कि अपनी नाकामियों, खुद की जो इनकी भूमिका जो दी थी राजस्थान की जनता ने, उससे कैसे निपटेंगे। दूसरी चुनौती इनके पास है कि जो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया इनको उखाड़ फेंकने का, क्योंकि वादा खिलाफी
प्रधानमंत्री महोदय से लेकर के इनके सांसदों तक ने की, इनके जनप्रतिनिधियों ने जो की है, उससे कैसे जवाब दे, उसका क्या जवाब देंगे जनता के बीच जाकर के। इसलिए आज कोई फर्क नहीं पड़ता जो राजस्थान की सरकार ने जन कल्याणकारी योजना हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लागू की है, चाहे 25 लाख रुपए तक का इलाज हो, चाहे आज 2000 यूनिट तक किसानों को बिजली मुफ्त दे रहे हो, 100 यूनिट हम घरेलू बिजली में सब्सिडी दे रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के पढ़ाई के लिए उनके आवाजाही को मुफ्त किया और नौकरियां दी, ये सब काम जो हमने किए। वही सीपी जोशी हैं जिन्होंने गिरजा व्यास को 2014 में हराया, आपकी सीनियर नेताओं में से सबसे सीनियर मोस्ट। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, और ये वही सीपी जोशी हैं जब जिलाध्यक्ष बने थे तो जिले की 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। सर मैं तो आपको एक चीज और बता सकता हूं कि एनएसयूआई के भी ये जिला उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, एनएसयूआई के टिकट पर ही राजनीतिक जीवन शुरू किया था, वो सब चीजें पीछे रह गई। अब आगे की बात है, आगे राजस्थान की जनता के लिए जो काम कर रहा है वो है हमारा कांग्रेस का आगे क्या होगा, राजस्थान की जनता को समझ लेते हैं आगे क्या होगा। ओम सैनी साहब, कांग्रेस कह रही है अब आगे की बात होगी, लेकिन आप कैसे देख पा रहे हैं बीजेपी ने अपना प्रदेशाध्यक्ष बदला है चुनाव से ठीक पहले, ये कितना फायदेमंद है एक पार्टी के लिहाज से और कितना नुकसानदायक हो सकता है, कैसे आप देख पा रहे हैं जर्नलिस्ट के तौर पर? ये भाजपा में जब से गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ से गए हैं तो मेवाड़ बिल्कुल एक सोना सा प्रदेश बन गया है। वहाँ की 38 सीटों को हासिल करने की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने देखा और समझा है। क्योंकि जोधपुर में उनके पास में मारवाड़ में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि 2 नाम मैं देख रहा था कि राजेंद्र गहलोत और सीपी जोशी, इनमें से कोई एक शायद बदला हुआ अध्यक्ष होगा। लेकिन राजेंद्र गहलोत इसलिए नहीं हो कि उधर काफी सारे पहले से काफी नेता हैं और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेवाड़ में संकट था। मेवाड़ में गुलाब जी के जाने के बाद में ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसको कि आदिवासियों की और मेवाड़ के बाकी लोगों की कमान सौंपी जा सके। दूसरा, सीपी जोशी जवान है, अभी 47 साल के ही हैं। पुनिया साहब जैसे 57 साल के थे, वैसे ये 47 साल के हैं और इनमें जोश भी है। इनमें जोश में इतना है कि ये रिश्वत खाते हुए किसी को देखते थप्पड़ भी मार देते हैं, इस तरह की इनकी बातें दर्ज हैं। तो इनका एक जोश भरा चेहरा है और जो मेरा ख्याल है कि मेवाड़ में प्रभावी होगा। लेकिन इन प्रांतीय स्तर पर मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि प्रांतीय स्तर पर जो छत्रा बैठे हुए हैं उनमें रामलाल जी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हर एक की अपनी जगह है। आप अगर बागड़ में उधर आप कोटा में जाएंगे तो बात अलग नजर आएगी, अगर आप इधर हड़ौती में, और अगर आप ढूंढाड़ में आएंगे और शेखावाटी में जाएंगे और मारवाड़ में जाएंगे तो बात बहुत अलग नजर आएगी। इन सारी चीजों के साथ में समन्वय बिठाने वाला चेहरा मुझे नजर नहीं आता है। जोश तो है इनमें। इन्होंने गिरजा व्यास को हराया, जो वो भी एक आभा मंडल उस वक्त सारा मोदी जी का ही चल रहा था, और 19 में इन्होंने और बेहतरीन वोट किया और काफी वोटों से गोपाल सिंह शेखावत को हराया, वो भी प्रभावी है। यानी इनकी संसदीय सीट तो बहुत मजबूत है, लेकिन राष्ट्र मतलब प्रांत व्यापी स्थिति क्या रहेगी, प्रांत में कैसी स्थितियां बनेंगी, तो इनको मेरे को लगता है कि मेवाड़ के लिए ही इनको ताजपोशी हुई है, जिसमें कि वो मेवाड़ की 38 सीटें हैं उनको एक साथ कहीं से हासिल किया जा सके। और मेवाड़ निर्णायक होता है, जो मेवाड़ हासिल करता है वही राजस्थान में राज करने की स्थिति में होता है। तो ये तो अच्छे संकेत हैं भी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ओम सैनी साहब, मेवाड़ जिसने जीत लिया वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। अब रही बात युवा जोश की, तो वो तो पार्टी पर डिपेंड करता है कि कौन से युवा जोश को किस दिशा में लेकर के जाना है, और मुझे लगता है पार्टी उसके लिए तैयार है। जी मैं कह रहा हूं, आपने युवा जोश की बात की कि वो इतने स्वभाव से थोड़े से जोशीले हैं, तो वो पार्टी पे डिपेंड करता है कि युवा जोश को किस कदर कन्वर्ट करना, किधर लेकर के जाना है। हेमंत जी, सामाजिक समीकरण बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, उसके लिए बड़े दांव पेच पड़ते हैं। पोदार साहब बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के लिए क्या चुनौती है और बीजेपी के लिए क्या चुनौती है आपकी नजर में, जल्दी से? देखिए हेमंत जी, मेरे हिसाब से जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को बनाया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो
पार्लियामेंट्री कमेटी है या केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने बड़ा सोच समझ करके फैसला किया है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक गुटबाजी का सा सिलसिला चल रहा था या वहां जो धड़े बने हुए थे, तो एक तो इन्होंने उसके ऊपर विराम लगाने की कोशिश की है। और दूसरा, आप जैसे अभी बता रहे थे सीपी जोशी जी के बारे में, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इनकी जो पृष्ठभूमि है वो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। और ये चीज भी आपको समझना चाहिए कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा एडवांटेज है जो बाकी किसी पार्टी के पास नहीं है, और वो है संघ का कैडर, जो ना कभी आपको किसी अखबार में दिखेगा, ना कहीं टीवी पे दिखेगा, नहीं किसी खबर में, ना किसी पोस्टर में, लेकिन वो कार्य करता है, बड़ी प्रभावी रूप से वो काम करता है, लोगों से कनेक्ट करके चलता है और लोगों को मोबिलाइज करके रखता है। और जिस तरीके से सीपी जोशी जी का जो संघ पृष्ठभूमि का इनका एक जो रहा है, तो ये मेरे हिसाब से निश्चित रूप से ये उस चीज से और ज्यादा कनेक्ट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वोटों की एक चीज और है हेमंत जी, वो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूंगा, केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा, कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो डेडिकेटेड वोट बैंक माना जाता है, केवल उसको मोबिलाइज करने और उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार करना और उसको बूथ तक लाना। मेरे हिसाब से ये एक चुनौती है जिसको अगर ये नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अगर उस चीज को, चुनौती को मेरे हिसाब से अगर साध लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा अपना रिजल्ट देने में कामयाब होंगे। यहां पे जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस तरीके से युवा हैं, ज्यादा ऊर्जावान हैं, भाग दौड़ भी आप देखते होंगे कि एक दिन के अंदर 150 से 200 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं, लोगों से जिस तरीके से मेल मिलाप करते हैं। अभी अध्यक्ष बनने से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, और व्यक्तिगत रूप से भी मैं आपको बताऊं मृदुभाषी भी हैं, हालांकि थोड़ा सा ओम सैनी साहब तो इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने बातों में तंज कसते हुए कह दिया कि वो युवा जोश कैसा है उनका। नहीं, मैंने आपको कहा ना, कोई जो गलत चीजें हैं वो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वैसे जो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है उसके अंदर जनता को, लोगों को कनेक्ट करने का इनके अंदर एक महारत हासिल है। तो उसी हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये इस अपनी टीम के अंदर जिस तरीके से बदलाव करेंगे और अपने लाइक माइंडेड साथ में लेकर के, और ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के देखिए सीधा लबोलुआब यही है पोद्दार साहब की जो नया नेतृत्व है वो पार्टी के लिए लाभदायक ही है चारों तरफ से देखा जाए तो। और मेवाड़ का रास्ता जैसे बता रहे थे सैनी साहब कि वहां से जो जीतता है वो राजस्थान की सत्ता पर जाता है सीधे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती की बात है। देखिए हेमंत जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेवाड़ की धरती पे, हमारे मेवाड़ के जो भगवान समझे जाते हैं, जिनके आगे सब नतमस्तक होते हैं, महाराणा प्रताप का कैसा अपमान किया तो सबने देखा है। ये सब चीजें आप छोड़ दीजिए, भविष्य क्या होगा अभी तो कयास है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी महंगाई बेरोजगारी पर जवाब दे पाएगी? क्या राजस्थान सरकार जो 500 रुपए में हम गरीबों को सिलेंडर दे रहे हैं, क्या जवाब दे पाएगी? दो ही ऊर्जा है, या तो बिजली है या फिर गैस सिलेंडर है। एक ऊर्जा से रोटी पकती है और एक ऊर्जा से घर चलता है। जो बिजली के बिलों में अशोक गहलोत जी ने 100 यूनिट फ्री करी, किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री करी, क्या उसका जवाब दे पाएंगे? क्या बता पाएंगे कि तीसरी ऊर्जा जिससे गाड़ी चलती है, पेट्रोल डीजल जो है उसके दाम आसमान क्यों छू रहे हैं? इन सबसे निपट रहे हैं हम और लड़ रहे हैं। आज हमने सवाल पूछा था कि बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के लिए चुनौती बनेंगे क्या? 63% लोगों ने कहा कि हाँ बनेंगे। रामलाल जी, मैं इस पर जवाब चाहता हूं कि देखिए बहुत सारी चुनौतियां तो है आपके सामने अभी भी, चाहे आप प्रदेशाध्यक्ष बदल लें और कांग्रेस की भाषा में कहें तो चाहे मोहरे बदल लें, सत्ता में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर जो छत्रपों का जिक्र किया है ओम सैनी साहब ने। देखिए हेमंत जी, आज राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की जनता जो अलग अलग वर्गों के अंदर है, वो सारे के सारे वर्ग कांग्रेस से हिसाब करने के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने कर्मचारियों के लिए कहा कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। आज भी राजस्थान के 3 लाख संविदा कर्मी सरकार से हिसाब करने के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। आज भी किसान कर्ज माफी को लेकर हिसाब करने के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि हम कानून व्यवस्था को ठीक रखेंगे। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से साधु महात्माओं को जलाया गया, पुजारियों को जलाया गया, हत्याएं की गई कन्हैयालाल जैसे निर्दोष लोगों की, आज वो हिसाब करने के लिए बैठे हुए हैं। पेपर लीक मामले में 26 लाख परिवार हिसाब करने के लिए बैठे हुए हैं। और अभी कह रहे थे कि हम 500 रुपए का फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, हम बिजली माफ कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए वसूलने का काम भी आप ही कर रहे हो। 34 पैसे पर यूनिट के हिसाब से आप सरचार्ज लगा के जनता से पैसा वसूलने का काम भी आप ही कर रहे हो।
तो एक हाथ से दे रहे हो, दूसरे हाथ से कोसने का काम कर रहे हो। राजस्थान की जनता आपके इन सब चेहरों को देख चुकी है, जान चुकी है। दिखाते क्या हो, काम करते क्या हो। ठीक है, पूरी राजस्थान के अंदर ठीक है। स्वर्णिम जी, छोटी सी टिप्पणी, अब आखिरी टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी जी स्वर्णिम जी। देखिए, सीधी सी बात है, केंद्र सरकार की विफलताओं से जनता त्रस्त है, पूरे हिंदुस्तान की और राजस्थान की, और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, नीतियां बदलनी पड़ेंगी। आपकी नीतियां भी भ्रष्ट है और नीयत भी भ्रष्ट है। क्या चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा बीजेपी में? देखिए हेमंत जी, मेरा तो यही मानना है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में राजस्थान की सरकार कहूं या कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से वहां पे कुछ घोषणाएं करी हैं और अपने आप को चुनाव में लौटाया है, निश्चित रूप से इस बार जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव है बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना इतनी, हाँ जी जी, पूरा कर लीजिए। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना किसी की इतनी वेव है और ना किसी की इतनी एंटी इनकम्बेंसी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार काफी चुनौतीपूर्ण रूप से और रोमांचक इस बार चुनाव होने वाला है राजस्थान की विधानसभा। सैनी साहब, ये रोमांचक चुनाव में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? नए प्रदेशाध्यक्ष की टीम के साथ में, या फिर जो मौजूदा सरकार है जो कह रही है कि हमने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की है और जनता के लिए काम कर रहे हैं? सैनी जी, ओम सैनी साहब जी। हाँ, मेरे को आवाज नहीं आई। हाँ बोलिए, आखिरी टिप्पणी है आपकी। ये जो आपने चुनौतियों का जिक्र किया, बीजेपी कह रही है कि बहुत सारे काम जो सिर्फ योजनाएं लॉन्च की गई है इस सरकार की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से, उनका पर्दाफाश पहले भी करते आए और दमदार तरीके से करेंगे। नहीं, ये स्वाभाविक तरीके से कही हुई बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। हकीकत, जमीनी हकीकत बहुत अलग किस्म की है, तो यथार्थ बहुत अलग है और उसका इम्पैक्ट बड़ा आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि सारा तजवीज ये किया जा रहा है कि सत्ता में वापसी के लिए जो कुछ होना चाहिए उसके लिए सामाजिक समीकरण बड़े महत्वपूर्ण है। 2 महापंचायतें हुई है, ब्राह्मणों की महापंचायत हुई, जाटों की महापंचायत हुई। ब्राह्मणों ने अपना ये स्वर उठाया है कि क्यों नहीं, अब हमें हैसियत मिलनी चाहिए। लेकिन इन महापंचायतों के बाद ये जो नेतृत्व परिवर्तन है, आपको लगता है, हाँ या ना में बिल्कुल संक्षेप में, आपको लगता है कि एक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में बीजेपी कम से कम कामयाब हो पाई है? हाँ जी, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने चला है, ये मोहरा बहुत सही चला है। लेकिन चलिए देखते हैं कि आखिरकार भविष्य के गर्भ में क्या होता है। क्या वाकई जो ये दांव चला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक सिद्ध हो पाता है, नहीं हो पाता? बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के भाजपा की तरफ से नए प्रदेशाध्यक्ष ने कमान संभाल ली है, पदभार ग्रहण कर लिया है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। देखना होगा कि आगामी चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन उनके नेतृत्व में पार्टी कर पाती है। नमस्कार।